नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। विकारी शब्द सारे पढ़ाए जा चुके थे और अधिकारी भी, लेकिन विकारी शब्द का एक अति महत्वपूर्ण भाग रह गया था, क्रिया। तो विकारी शब्द का जो महत्वपूर्ण भाग क्रिया है, आज हम इस क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी और इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो क्रिया का दिखेगा वे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य के होने या करने, किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। कितनी ही बेहतर परिभाषा है। हालांकि ध्यान रखना है कि परिभाषा से केवल उसका जो भी टॉपिक होता है उसकी एक सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होती है। परिभाषा केवल उसके बारे में बताती है। अब यहां देखिए क्या बात कही गई है कि क्रिया क्या है, वे विकारी शब्द जिनसे किसी काम के होने या करने का बोध हो। अब काम का होना और काम का करना क्या है। काम का होना, तो ध्यान रखिएगा, जो काम मानवीय कृत न होकर के प्राकृतिक है, जो चीजें प्राकृतिक रूप से होती है उन्हें कहते हो काम हो रहा है, और जो कार्य मानवीय कृत है उन्हें कहते हो काम किया जा रहा है। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये काम हो रहा है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ये काम किया जा रहा है। तो मानवीय कार्यों को कहेंगे काम किया जा रहा है और प्राकृतिक कार्यों को काम हो रहा है। ध्यान रखेंगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जिसमें ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। एक एक बिंदु को बहुत ही बारीकियों से समझने की आवश्यकता होती है। क्रिया के मूल रूप को, या कह सकते हो क्रिया को मूल भाषा में धातु कहते हैं। संस्कृत मूल भाषा है और उसमें क्रियाओं को धातु कहा जाता है। तो क्रिया को मूल रूप को धातु कहते हैं या क्रिया को मूल भाषा में धातु कहते हैं, जिसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे और बना हुआ शब्द क्रिया कहलाएगी। जैसे अगर कहा जाए यहां पर पढ़ प्लस ना बराबर हो गया पढ़ना, क्या बना, पढ़ना। अब जो पढ़ है ये धातु है, ना है ये प्रत्यय है, और जो पढ़ना शब्द है ये क्रिया है। ऐसे आप समझ सकते हो। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और उसमें प्रत्यय कौन सा, ना। अगर कभी परीक्षा में यूपी पुलिस, लेखपाल या किसी भी एग्जामिनेशन में टेट सीटेट वगैरह पूछा गया, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, तो देखिएगा क्या उस शब्द के अंत में ना जुड़ सकता है। अगर शब्द के अंत में ना जोड़ा जा सकता है तो वह क्रिया ही होगा, और यदि ना नहीं जुड़ सकता है तो क्रिया नहीं होगा। जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, जागना, हंसना, दौड़ना, भागना, सोचना, समझना, देखना, सबके अंतर्गत सबके अंत में ना जरूर आएगा। तो शब्द के अंत में यदि ना है तो वो शब्द क्रिया होगी, और यदि ना नहीं है तो वो शब्द क्रिया नहीं होगी।
तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। कौन सा प्रत्यय ना जुड़ता है तो बना हुआ शब्द क्रिया कहलाता है। अब आते हैं क्रिया के भेद या क्रिया के प्रकार पे। कितने हैं क्रिया के भेद, कितने हैं क्रिया के प्रकार, वो देखते हैं। क्रिया के भेद अलग अलग हैं। क्रिया के भेद या प्रकार कुछ भी कह लो। तो क्रिया के कई भेद होते हैं। सबसे पहला होता है विकार के आधार पर, नहीं, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो वो सकर्मक है और जिसके साथ कर्म ना हो वो अकर्मक है। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी वाक्य बनाते हो, वाक्य के मुख्य बनाने में तीन लोगों का काम होता है। एक होता है कर्ता, फिर होता है कर्म और फिर होता है क्रिया। क्या करते हैं हिंदी में, इनको ध्यान रखिएगा। कर्ता वाक्य का मुखिया होता है, हेड होता है। कर्म वाक्य को विस्तार देता है और क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती है। हम दिन भर में जितने भी वाक्यों का प्रयोग करते हैं उनमें 90% ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें क्रिया होगी। केवल 10% ऐसे वाक्य बोले जाते हैं जिनमें क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। रवि रोहन का भाई है, इस वाक्य में क्रिया नहीं है। रवि स्कूल जाता है, इस वाक्य में क्रिया है। तो प्रायः हम जितने वाक्यों का प्रयोग करते हैं वे 90% ऐसे होते हैं जिनमें क्रिया का प्रयोग होगा और 10% जिसमें क्रिया का इस्तेमाल नहीं होगा। तो कर्ता, अब देखिए, कर्ता के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव यदि कर्म पर पड़े तो उसे कहेंगे क्रिया सकर्मक, सहित कर्म के है। स माने होता सहित और कर्म माने कर्म, तक माने सही है। और अगर क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ जाए तो कहेंगे वो क्रिया अकर्मक है। यदि क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो सकर्मक और न पढ़ के कर्ता पर पड़े तो उसे अकर्म। देखिए, अगर किसी ने कोई काम किया है तो उस काम का प्रभाव तो किसी न किसी पड़ेगा, या तो कर्म पे या खुद उस करने वाले व्यक्ति पे पड़ेगा। कौन कौन से शब्द अकर्मक और सकर्मक होते हैं, इनको जानने के लिए इसको आगे देखते हैं। जैसे सबसे पहली क्रिया जो आपको बताई गई वो क्रिया थी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्रिया का प्रभाव यदि कर्म पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत शब्द आते हैं जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, देखना, खाना, पीना, ये सभी आदि। ये अगर इनका स्वतंत्र प्रयोग हो तब भी सकर्मक है और अगर किसी वाक्य में प्रयोग हो तो भी सकर्मक है। जैसे लिखा है रवि स्कूल जाता है। अब रवि ने काम क्या किया? जाने का। कहां जा रहा है? स्कूल पे। यह आ जाता है रोहित पुस्तक पढ़ता है। अब पढ़ना एक क्रिया है, काम किसने किया? रोहित ने। और काम क्या किया? पुस्तक पढ़ने का। रवि रोहित पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे। जैसे हो जाएगा
मोहित रोटी खाता है। अब खाना एक क्रिया है, खाने का रोहित ने क्या प्रभाव किसके ऊपर गया? रोटी पे, तो रोटी कर्म हो गया। तो ध्यान रखिएगा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है। वैसे भी जाता, पढ़ना, लिखना, खाना, सोचना, समझना, लिखना, देखना, पढ़ना, ये सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण। सकर्मक में कम से कम दो लोग जरूर दिखते हैं। जैसे पढ़ना, कुछ तो पढ़ रहा होगा, लिखना कुछ तो लिख रहा होगा, सोचना कुछ तो सोच रहा होगा, समझना कुछ तो समझ रहा होगा, देखना कुछ तो देख रहा होगा, खाना कुछ तो खा रहा होगा, पीना कुछ तो पी रहा होगा। यहां पर भी ग्रामीण बैंक, लेखपाल और यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं में कुछ और चीजें पूछ लेते हैं। जैसे इसके भी दो भेद माने गए, एक कर्मक और द्विकर्मक। देखिए जैसे आ जाएगा, रवि ने मोहित को इतिहास पढ़ाया। इतिहास पढ़ाया, ध्यान दीजिएगा ये जो ने शब्द है, अगर कर्ता के आगे ने का प्रयोग हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, यदि कर्ता के आगे ने विभक्ति का प्रयोग हो तो तीन चीजें अनिवार्य होगी। इसे कहते हैं एक तीर से तीन शिकार करना, यानी पढ़ना कम पड़ेगा और याद ज्यादा होना। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तो आंख बंद करके समझ लीजिएगा वो वाक्य भूतकाल का होगा। यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो तो रवि ने मोहित को इतिहास पढ़ाया, दिया गया वाक्य किस काल का है? भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य का, तो भूतकाल का ही होगा। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का हो तो वो क्रिया सदैव सकर्मक ही होगी, इसमें सोचना ही नहीं। जैसे आया, रवि ने मोहित को इतिहास पढ़ाया, दिए गए वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक या कर्मक? तो जैसे आप देखा, रवि ने, आगे मत पढ़िए, सीधे कह दो सकर्मक। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग है तो वो सदैव कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य, वाच्य होते तीन प्रकार के, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग है तो ये तीन चीजें अनिवार्य हैं, इसमें सोचना ही नहीं, समझना ही नहीं। वाक्य भूतकाल का होगा, क्रिया सकर्मक होगी और वो वाच्य जो होगा कर्तृवाच्य होगा। तो रवि ने मोहित को इतिहास पढ़ाया। अब देखिए कर्म की जो विभक्ति है वो को है। यहां पर पढ़ाया एक क्रिया है, पढ़ाने वाला रवि है, और मोहित और इतिहास ये दो कर्म है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। रवि ने मोहित को इतिहास पढ़ाया। जैसे आ जाएगा, नेहा ने नौकर से खाना बनवाया। अब बनवाना एक क्रिया है, बनवाया है नेहा ने, नौकर और खाना इसमें दो कर्म, नौकर और खाना इसमें दो कर्म है। अब एक जगह और ध्यान रखिएगा, कहां अकर्मक सकर्मक नहीं है। जैसे अगर लिखा, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। अब यहां दो कर्म है या दो कर्म नहीं है, ये देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया से पहले जो कर्म आता है इसे मुख्य कर्म कहा जाता है, और कर्ता के बाद जो कर्म आता है इसे गौण कर्म कहा जाता है। अगर कहीं दो कर्म है तो जो कर्ता के बाद में कर्म आएगा वो गौण कर्म है, और जो क्रिया से पहले कर्म आएगा उसे मुख्य कर्म की संज्ञा दी जाती है। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा इसमें दो कर्म है या नहीं। एनसीईआरटी के अनुसार यदि क्रिया दान, देना या पुरस्कार से संबंधित है, से
संबंधित है तो गौण कर्म को संप्रदान कारक माना जाएगा। संप्रदान कारक माना जाएगा। अगर ये चीजें दिमाग में रहे तो कभी भी हिंदी में आपको कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्या ध्यान रखिएगा, यदि क्रिया दान देना या पुरस्कार से संबंधित है तो गौण कर्म को, ये गौण कर्म था, ये भी गौण कर्म था, तो गौण कर्म को फिर कर्म न मान करके संप्रदान मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां क्रिया है दान। अर्थात यहां पर राजा कर्म है, भिखारी संप्रदान है, कंबल कर्म है और दिया जो है वो क्रिया है। इस प्रकार दिए गए वाक्य में एक ही करना है। ये पेपर में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो लास्ट वाले पॉइंट में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें द्विकर्मक क्रिया का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो किसी भी चीज को अगर बहुत अच्छे तरीके समझा जाए, बारीकियों के साथ समझा जाए, तो उसे बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आज हमने केवल आपको क्रिया के कर्म के आधार पर केवल सकर्मक क्रिया के बारे में बताया है, क्योंकि तो बहुत बड़ी क्लास नहीं बनाएंगे, आसानी से हर चीज को समझ सको। कल की वीडियो में हम आपको अकर्मक क्रिया के बारे में बताएंगे और अकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या फर्क है, इस चीज को भी आपको बता देंगे। तो इसी प्रकार आप इस क्लास को देखते रहें, अपनी ज्ञान को और मजबूत करें, सफलता को सुनिश्चित करें। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात अवश्य लिखें। नमस्कार, जय हिंद।